हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज की एजुकेशनल न्यूज़ और जो करंट अफेयर न्यूज़ है वो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली न्यूज़ है, 17 भारतीय खिलाड़ी कर चुके हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई, हो सकता है सबसे बड़ा दल। द्वितीय अनु को भी टोक्यो का टिकट मिल गया है। फुल डिटेल में ये न्यूज़ देख लेते हैं, क्या डिटेल है। फर्राटा धाविका द्वितीय चंद और जेवलिन थ्रोअर अनु रानी ने भी रैंकिंग के आधार पर टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। टोक्यो का टिकट हासिल करने की रेस में मंगलवार रात को समाप्त हो गई। पहली बार ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी रिकॉर्ड 18 खेलों में चुनौती पेश करेंगे। इससे 4 साल पहले रियो में 15 खेलों में भाग लिया था। यही नहीं, ओलंपिक में सबसे बड़े भारतीय दल के उतरने की भी पूरी उम्मीद है। रियो ओलंपिक में 117 भारतीयों ने शिरकत की थी। यह ओलंपिक इतिहास में देश का सबसे बड़ा दल था। बुधवार तक 117 खिलाड़ियों का खेलना तय हो चुका है। हालांकि तैराकी और गोलमे में 2 और खिलाड़ियों का कोटा मिलने की घोषणा हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो टोक्यो में अब तक सबसे बड़ा भारतीय दल उतरेगा। एथलीटों की संख्या यहाँ पर बड़ी है। तैराक नटराज ने भी किया क्वालिफाई। भारतीय तैराक श्री हरि नटराज ने भी टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक रूप से टिकट कटा लिया है। तो आपको ये याद रखना है, जो श्री हरि नटराजन है वो किससे संबंधित है, तो ये तैराकी से संबंधित हैं और उन्होंने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 29 साल बाद टेनिस के पुरुष युगल में नहीं होगी कोई भारतीय जोड़ी। यहाँ पर कोई भारतीय जोड़ी टेनिस में नहीं होगी। पहली बार 18 खेलों में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। यहाँ पर देखिए, ये अनु रानी है, उन्होंने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक टिकट कटा लिया और ये फर्राटा धाविका द्वितीय चंद है, उन्होंने भी ओलंपिक टिकट कटा लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। देश के सर्वोच्च पुरस्कार के दावेदारों में शरत कमल, ज्योति मौदगिली, अंकुर छेत्री और शुभंकर का नाम भी। अश्विन, मिताली और नीरज खेल रत्न की दौड़ में। अभी खेल रत्न मिलने वाले हैं तो उनकी दौड़ में ये शामिल हो गए हैं। अभी खेल रत्न मिले नहीं हैं, इनका अनुमान किया है, इनकी सिफारिश की जा रही है कि नहीं मिलना चाहिए। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए ओलंपिक पदक के दावेदार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन, मिताली राज के नाम की सिफारिश की गई है। खेल रत्न के दावेदारों में टोक्यो ओलंपिक में खेलने जा रही शूटर अंजुम मौदिल, अंकुर मित्तल, टेबल टेनिस खिलाड़ी अचत शरद, कमल, फुटबॉलर सुनील छेत्री और गोल्फर शुभंकर शर्मा भी शामिल हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ ने विश्व कप में 3 रजत पदक जीतने वाली ज्योति कुमारी की सिफारिश खेल रत्न के लिए की है। ओडिशा सरकार फर्राटा धाविका द्वितीय चंद के नाम की सिफारिश कर चुकी है। नीरज का नाम चौथी बार भेजा गया है। धवन फिर अर्जुन की दौड़ में। बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कारों के लिए शिखर धवन, जसप्रीत बुमराह और लोकेश राहुल के नाम की सिफारिश की है। धवन की पिछली वर्ष अनदेखी की गई थी। निशानेबाज इलावेलिन बॉलरिन व अभिषेक वर्मा, टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर, सतीश मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, पहलवान दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, असू मलिक और सरिता मोर, गोल्फर उदयन माने, राशिद खान और दीक्षा डागर, तीरंदाज मुस्कान किरार और फुटबॉलर बाला देवी अर्जुन पुरस्कारों की दौड़ में शामिल हैं। तो ये नाम अभी मैंने बताए, ये अर्जुन पुरस्कारों की दौड़ में शामिल हैं। यहाँ पर अश्विन का देखिए रिकॉर्ड दिया गया है, 413 विकेट चटकाए हैं अश्विन ने 79 टेस्ट मैचों में। यहाँ पर मिताली राज का भी रिकॉर्ड दिया गया है। 7000 से अधिक रन के साथ वनडे की सबसे सफल बल्लेबाज है मिताली ने पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22 साल पूरे किए हैं। यहाँ पर नीरज चोपड़ा के रिकॉर्ड दिए गए हैं। 4 बार लगातार चोपड़ा के नाम की सिफारिश सर्वोच्च खेल पुरस्कार के लिए की गई है। वह ओलंपिक में पदक के सबसे बड़े दावेदार हैं। लिम्बा की द्रोणाचार्य के लिए सिफारिश की गई है। पूर्व ओलंपियन और दिग्गज कोच लिम्बा राम के नाम की सिफारिश द्रोणाचार्य के लिए की गई है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार मिलता है, जो कोच होते हैं उन्हें मिलता है। टेबल टेनिस से सौम्यदीप राय और निशानेबाजी से पूर्व चैंपियन ओम प्रकाश मिठरवाल भी द्रोणाचार्य की दौड़ में शामिल हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, नाम किससे संबंधित हैं ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 टियर 1 में 5711 सफल हो चुके हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती 2020 की टियर 1 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से घोषित परिणाम में सिविल इंजीनियरिंग में 3826 और इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियर में 1885 अभ्यर्थी टियर 2 के लिए सफल हुए हैं। टियर 1 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 22 से 24 मार्च तक हुई थी।
टियर 2 की परीक्षा का कार्यक्रम जल्द आयोग की वेबसाइट पर जारी होगा। जो टियर 2 की परीक्षा होगी उसका कार्यक्रम जल्दी वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आप डेली वेबसाइट को विजिट करते रहें। अभ्यर्थियों के और असफल अभ्यर्थियों के अंक 10 जुलाई को आयोग की वेबसाइट पर जारी होंगे, जो 31 जुलाई तक उपलब्ध रहेंगे। और ये अगर आप अंक देखना चाहते हो तो ये 10 जुलाई को अपडेट कर दिए जाएंगे वेबसाइट पर, तो आप अपने अंक देख सकते हैं। और ये कब तक देख सकते हैं? 31 जुलाई तक आप अपने अंक देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद एक बार फिर से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वेबसाइट खोली है। अभ्यर्थी 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही इस तिथि में आवेदन शुल्क भी जमा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन में गलती की दशा में त्रुटि संशोधन 1 से 8 जुलाई के बीच और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि कितनी है? 8 जुलाई है। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि इस तिथि के बाद ऑनलाइन समस्या पर कोई विचार नहीं होगा। तो आप अभी अपना आवेदन कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। CBSE स्कूलों को 11वीं में बिना टेस्ट देना होगा प्रवेश। बोर्ड ने परिणाम जारी होने से पहले स्कूलों को प्रवेश के लिए भेजा दिशा निर्देश। जो CBSE बोर्ड है उसने दिशा निर्देश सभी स्कूलों को भेज दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने से पहले छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को नई गाइडलाइन भेजी है। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि स्कूलों को उन छात्रों को 11वीं में सीधा प्रवेश देना होगा जिन्होंने उसी स्कूल से 10वीं पास की है। इसमें एक कंडीशन है, अगर आपने उसी स्कूल से 10वीं पास की है तो आपको उसी स्कूल में 11वीं में सीधा प्रवेश मिल जाएगा। छात्रों की कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। किसी छात्रों को प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा। स्कूल के छात्रों के अंक के अनुसार प्रवेश लेना होगा। आंतरिक मूल्यांकन के पर 10वीं का रिजल्ट 20 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। जो CBSE बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आना है वो 20 जुलाई तक आ जाएगा। नए सत्र में छात्रों की पढ़ाई ना पिछड़े, इसके लिए सभी स्कूलों को 11वीं नामांकन की अनुमति बोर्ड के आदेश पर बाद कई स्कूलों में 11वीं में नामांकन लेना शुरू कर दिया है। शहर के कुछ स्कूलों ने तो नामांकन करने के बाद 11वीं में ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू कर दी है। बिना रिजल्ट स्कूलों में छात्रों का प्रवेश अथवा नामांकन प्रोविजनल होगा। परिणाम घोषित होने के बाद स्कूल प्रशासन स्थायी प्रवेश करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंकड़े दिए हैं विदेश छात्रों की पसंद। भारत में उच्च शिक्षा के लिए आने वाले विदेशी छात्रों के आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आंकड़े देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2014-15 में 42,293 विदेशी छात्र पढ़ने आए। 2017-18 में 46,144 और 2015-16 में 45,424 और 2018-19 में 47,424। 2016 में 2016-17 में 47,575 और 19-20 में सबसे ज़्यादा आए हैं 49,348। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। कोवैक्सीन आरोपों के बाद ब्राज़ील ने स्थगित किया सौदा। राष्ट्रपति बोल्सोनारो टीके की खरीद पर भ्रष्टाचार को लेकर गिरे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो हैं जायर बोल्सोनारो, कौन है? जायर बोल्सोनारो पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद ब्राज़ील सरकार ने 32.4 करोड़ डॉलर का सौदा स्थगित कर दिया। वहीं भारत बायोटेक ने कहा है कि उसे कोई अग्रिम राशि नहीं मिली है। दरअसल ब्राज़ील में पिछले कुछ दिनों से भारत की कोवैक्सीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। खरीदी में अनियमितताओं के आरोप के बीच राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। वैक्सीन खरीद को लेकर ब्राज़ील के एक सेनेटर ने राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी। ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री मार्शल कोबिरोका ने घोषणा की है कि उनका देश भारत बायोटेक से कोरोना की 2 करोड़ खुराक वाली 32.4 करोड़ डॉलर के सौदे को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया है। ब्राज़ील को अब तक एक भी खुराक नहीं दी गई है। टीका खरीद विवाद पर भारत बायोटेक ने जारी किया बयान। यहाँ पर ये सभी आंकड़े दिए हुए हैं कितने का सौदा था और ये अभी स्थगित कर दिया गया है। भारत से बाहर कोवैक्सीन की कीमत $15 से $20 प्रति खुराक है। ब्राज़ील को भी प्रति खुराक $15 का भुगतान करना था। कंपनी का कहना है कोवैक्सीन को अब तक ब्राज़ील, भारत, फिलीपींस, ईरान, मैक्सिको समेत कुल 16 देशों में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा 50 देशों में इसकी मंजूरी मिलने की प्रक्रिया चल रही है। तो प्रति खुराक का इसका विदेशों में रेट क्या है? $15 से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देखिए। कोविड शील्ड का 1 माह में ABM से मिलेगी मंजूरी। यहाँ पर जो कोविड शील्ड भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी जो है
सीरम के सीईओ आधार पूनावाला ने बुधवार को कहा है कि उनकी वैक्सीन कोविशील्ड को अगले माह तक यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA की मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पासपोर्ट का मुद्दा देशों के बीच आपसी संबंधों के आधार पर होना चाहिए। पूनावाला ने कहा कि EMA ने आवेदन के लिए कहा वह सही है। हमने अपने साझेदार एस्ट्राजेनेका के माध्यम से 1 महीने पहले आवेदन किया था। प्रक्रिया में समय लगता है, यहाँ तक कि UK में भी अनुमति प्रक्रिया में समय लिया गया है। उन्होंने कहा हमें विश्वास है कि EMA 1 महीने के भीतर कोविशील्ड से मंजूरी दे देगी। पूनावाला ने कहा है मुद्दा इस समय इसलिए उठाया गया है क्योंकि जब भारत लाल सूची से बाहर आ जाएगा और नागरिक यात्रा करना चाहेंगे तब उन्हें इस बात के लिए नहीं रोका जाना चाहिए कि उनके पास कोविशील्ड प्रमाण पत्र है। तो आज की न्यूज़ में इतना ही दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। थैंक यू फॉर सपोर्ट।